हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन के कई एग्जाम्पल्स हैं और इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी है प्यारे बच्चों। अच्छा, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें रिएक्टेंट का केवल एक टर्म कंसंट्रेशन पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, एक टर्म, वन टर्म। तो और इसमें देखिए रेट कांस्टेंट के की जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बोर्ड में बहुत तेज़ी से आता है प्यारे बच्चों। इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और थोड़ा सा हल्का सा आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो बहुत बढ़िया से आप लिख लेंगे और अच्छी मार्किंग इस पर होती है। गलत होता है तो मार्क भी नहीं मिलता प्यारे बच्चों, इसका ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट आर्डर। पहले रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट आर्डर को समझिए। द रिएक्शंस इन विच ओनली वन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2 है, इस डिकम्पोज हो जाएगा तो N2 बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा। डिकम्पोजिशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों। अमोनियम नाइट्राइट का नाइट्रोजन और वाटर में डिकम्पोजिशन हो गया, यह इसका एक टर्म कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट प्यारे बच्चों। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 है तो वाटर बन जाएगा। ये देखिए H2O2 है तो H2O हो जाएगा और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो रेट लॉ के हिसाब से रेट इसका क्या बन जाएगा? के रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है प्यारे बच्चों, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो है, जो बताता है वो क्या बताता है? कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन, जगह जगह स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, तो SO2Cl2 को सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। रेट ला इक्वेशन बन जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू SO कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। देखिए हम स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखा जाएगा कंसंट्रेशन बन जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन प्यारे बच्चों, एथिलीन, जिसका यूज हम आर्टिफिशियल फल पकाने में किया जाते हैं, फ्रूट को पकाने में, राइपेनिंग में किया जाता है। दिस इज एथिलीन, जिसको एथीन कहते हैं। इसका हम हाइड्रोजिनेशन करें। हाइड्रोजिनेशन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। तो ये CH3 हो जाएगा। इसी तरह से रेट ला बन जाएगा क्या? रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन, मतलब एथीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो रेट ला हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड की बात, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस है ना। 2N2O 600 डिग्री सेल्सियस पर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। रेट इसका हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O। इस तरह से नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जैसे रेडियम है, ये रेडियम है ना Ra, जिसका मास होता है 226 और एटॉमिक नंबर 88 होता है। ये डिकम्पोज हो जाएगा प्यारे बच्चों रेडान में, 222 मास हो जाएगा, 86 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और हीलियम एटम में है ना। तो इसका रेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का जो है ये रहा। अब फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड फार्मूला बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कैसे होता है? देखिए, पहले देखिए, अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट आर्डर ऑफ इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ए है प्रोडक्ट,
तो रेट रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे 2 है, भले 2A है, 2A रहे, 3A रहे, 4A रहे, लेकिन एक ही टर्म रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे A और B हो गया, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं, या तो इसके, है ना, क्योंकि एक ही टर्म कंसंट्रेशन इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए तो इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर माने जिसका एक टर्म कंसंट्रेशन रिएक्शन में प्यारे बच्चों इन्वॉल्व हो। तो लेट अस कंसीडर द सिंपलेस्ट केस, एक हम इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए ए है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और जब समय नहीं था, टाइम 0 था, तो ए का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, स्मॉल ए, और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, तो इसका 0 हम मान लेते हैं। अब टी टाइम बीत जाने के बाद, कुछ समय मान लीजिए टी टाइम बीत गया, तो इसमें से एक्स फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना बचा, a माइनस एक्स हुआ, ठीक है ना। तो अब इसका हम देखिए इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। a माइनस एक्स जो बता नहीं है वही। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं dx अपॉन dt, इसका सिंबल है dx अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, या हम अब इसको dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हो गया प्यारे बच्चों। अब k क्या है, k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट आर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर k का 2 नाम है बच्चों, या तो इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब थोड़ा सा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं ये जो dx अपॉन dt है ना, तो dx यहीं छोड़ देते हैं, dx ये k dt इंटू a माइनस एक्स। अब k dt को सेपरेट कर लेते हैं, तो k dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया प्यारे बच्चों। अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt है। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, dx अपॉन a माइनस एक्स टू k dt हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या होता है कि उसको हम हटा देते हैं, तो माइनस एल माने नेचुरल लाग, नेचुरल लाग, माइनस एल a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। ये प्लस आई कहाँ से आ गया, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। आई क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ऐसा करते हैं, शुरुआत में मान लीजिए जब टाइम नहीं था, बिल्कुल इक्वेशन रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था, तो समय t 0 रखते हैं, और तब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, तो x भी 0 रखते हैं। एज नो सब्सटेंस हैज़ डिकम्पोज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ ही नहीं था, तो उसका कोई डिकम्पोजिशन हुआ नहीं था, तो टाइम हम t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, हम दोनों को वैल्यू 0 रख देते हैं। चलिए रख देते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रख देते हैं। चलिए ठीक है, माइनस एल यानी a माइनस एक्स, ए माइनस 0 हो गया। देखिए यहाँ a माइनस एक्स है ना, तो हमने 0 रख दिया, इक्वल टू k इंटू 0, t है ना, तो t की जगह k इंटू 0 इक्वल टू आई। अब देखिए वैल्यू क्या बन गया, माइनस एल a इक्वल टू आई। इक्वेशन नंबर 4 हो गया, यानी i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एल a, नेचुरल लाग a, एल को कहते हैं नेचुरल लाग, तो नेचुरल लाग a। तो अब हम क्या करते हैं कि i की वैल्यू प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 3 में ये i की वैल्यू क्या है, माइनस एल a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 3 है माइनस एल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस, अब i की जगह पर क्या है, i की वैल्यू क्या है, माइनस एल रख दिया प्यारे बच्चों। अब इसको हम उधर ले जाते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस एल माइनस एल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब चूँकि लाग में a माइनस है ना, तो a फ्रैक्शन बन जाए, के टी इक्वल टू एल a अपान a माइनस एक्स होता है ना। देखिए माइनस है ना, तो a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चूँकि लाग है, नेचुरल लाग है, तो अब चूँकि माइनस है तो a अपान हो जाएगा, e प्लस होता तो इंटू हो जाता है ना। तो अब के टी इक्वल टू एल a अपान a माइनस एक्स। अब k की वैल्यू 1 अपान टी एल a अपान a माइनस एक्स।
तो एल एन की वैल्यू प्यारे बच्चों होता है, एल एन की वैल्यू ध्यान दीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, एल एन माने नेचुरल लाग, नेचुरल लागरिथम 2.303 एल एन की वैल्यू होती है। बस क्या है, ये जो एल एन है ना, यहाँ पर 1/t आप लिखे, यहाँ पे 1 जो रखा है उसके जगह पर इंटू करके 2/303 रख देते हैं, एल एन की वैल्यू अपान टी रहेगा, यहाँ लाग हो जाएगा। अब यहाँ पे लाग आ जाएगा, एल ओ जी लाग, अब ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, यही फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। यही देखिए के इक्वल टू 1/t है ना, तो 1 के जगह पर यहाँ 2.303 रख दिया, अपान टी है, एल एन के जगह पर लाग रख दिया, अब ए अपान ए माइनस एक्स, यही फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है प्यारे बच्चों। अच्छा, द इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नाट एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम इज ए, देन अब उसी को हम चेंज कर देते हैं, बात वही है, हम जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिए थे उसको ए नाट ले लेते हैं, अब लास्ट में जो कंसंट्रेशन बचा हुआ था ए रख दिया, वही बात है। ये भी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन ही है, हम उसी को केवल वैल्यू रख दिए हैं। मतलब क्या है, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, ए नाट ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ए, बस यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए माइनस एक्स था, हमने वैल्यू वही हटा के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ए दिया है, ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नाट ए माइनस एक्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, बस वही रख दिया। तो अब हम रख देते हैं, देखिए इसी पर, तो के टी इक्वल टू क्या होता है, एल एन देखिए, अब के टी देखिए इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मान लीजिए कि एल एन था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के टी इक्वल टू एल एन ए नाट अपान ए होता है। दिस कैन बी रिटेन इन एक्सपोनेंशियल फार्म, जब इसको एक पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एल एन हटेगा ना, ये हटेगा, तो ए नाट अपान ए इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी, ध्यान दीजिए ई टू द पावर के टी है, के टी। अब अगर इसको नीचे करेंगे और ये ऊपर करेंगे, देखिए ए नाट नीचे हो जाए, ए ऊपर हो जाए, तब ये पावर माइनस हो जाएगा, देखिए ये ऊपर हो गया ना, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तब ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज ई टू द पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा ये। द ए इक्वल टू, इस तरह से ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ए है ना ये, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू निकल जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इक्वल टू ए नाट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, बहुत बढ़िया इक्वेशन है। अब कुछ हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर बताते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन जो कि फर्स्ट आर्डर इक्वेशन को फॉलो करे तभी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन माना जाएगा। एनी रिएक्शंस ऑफ द फर्स्ट आर्डर must obey the equation k equal to 2.303 upon t log a upon a minus x and a is equal to a naught into e to the power minus kt इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का जो रिएक्शन फॉलो करता है वो फर्स्ट आर्डर का रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दज इफ log a और log a माइनस एक्स वैल्यूज आर प्लाटेड अगेंस्ट द टाइम t, अगर या log a या log a माइनस एक्स की वैल्यू को टाइम के साथ हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड एंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस वुड बी log a कंसंट्रेशन ऑफ a नाट, है ना, एंड द स्लोप ऑफ द टाइम वुड बी इक्वल टू माइनस के अपान 2.303, बहुत बढ़िया, या स्लोप है ना, स्लोप इक्वल टू माइनस के अपान 2.303, दैट द वैल्यू ऑफ के इज कैलकुलेटेड। इस तरह से के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। देखिए ग्राफ जरा सा बड़ा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर है ये टी है, ये log a है ना, केवल log a है। log a का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ए क्या है, a माइनस एक्स के बराबर है ना, और a नाट क्या है प्यारे बच्चों, a के बराबर है ना। हमने log a t के साथ एक लाइन देखिए मिली है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है।
अब इसका स्लोप क्या है प्यारे बच्चों, ढाल, स्लोप क्या है K/2.303, ये रहा, देख रहे हैं ना, यही वैल्यू है। अब इसको हम यहाँ पर जो लिखते थे, यहाँ पर A लिखते थे और यहाँ पर ए नाट लिखते थे, यहाँ पर जो है A नाट लिखते थे, यहाँ पर A लिखते थे, तो ये वैल्यू रख दिया हमने, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है। अगर हम ऐसा करें, दूसरा प्लाट लें कि इसी का है, अगर हम दूसरा प्लाट लें जिसमें टाइम रहे लेकिन जो है ये log A ना हो करके log A0/A रहे, ऐसे रहे। देखिए यहाँ पर टाइम है, log A है, यहाँ पर टाइम है लेकिन log A0/A रहे, तब इस तरह से ऐसे अपवर्ड स्ट्रेट लाइन मिलेगी और उसका स्लोप देखिए बदल जाएगा क्या, K/2.303। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस तरह का लाइन मिल रही है T, तो स्लोप जो है ये वैल्यू K/2.303 माइनस में रहेगा। अगर ये देखिए नीचे की ओर लाइन आती आ रही है और ऊपर की ओर उठती हुई लाइन आ रही है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में IIT में, JEE में, नीट में पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा। देखिए यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, +K/2.303, लेकिन इसका स्लोप क्या है प्यारे बच्चों, -K/2.303, क्योंकि जो ये ग्राफ बना है टाइम के बीच और log A के बीच में, और यहाँ भी ग्राफ टाइम के बीच में है लेकिन log A0/A के बीच में बना है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वैल्यू यहाँ चेंज होता जा रहा है, देख रहे हैं ना ये और ये, तो आप इसका ध्यान दीजिए ज़्यादातर। इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड में इसी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड बना लेते हैं। क्या है, द टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शंस टू बी कंप्लीटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों जो है जो रिएक्शन है, रिएक्शन कांस्टेंट है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। द टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जैसे देखिए ये है, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको क्या किया गया है, हम T की जगह पर T½ लेते हैं और x के जो x है A/2 लेते हैं, चूँकि हाफ हो जाएगा ना तो A/2 हो जाएगा। बस क्या है, इसी में रख देते हैं प्यारे बच्चों, T½ है, इस यही इक्वेशन सेम डिक्टो T½ = 2.303/K log A रहेगा, और A-x है ना, A-x है तो हम A रखेंगे, x के जगह पर A/2 रख देते हैं, तो 2 × 2 2A में से A घट जाएगा तो A/2 बचेगा। बस ये क्या है, A कट जाएगा तो log 2 बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा तो log 2 बचेगा। तो T½ = 2.303/K log 2 हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों याद करना है, ये log 2 की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301। बस क्या है, बस यही इक्वेशन चलते रहो तो क्या हो जाएगा, T1/2 हाफ 2.303 है, ये log 2 की वैल्यू कितने आई, 0.301 हो गया अपान K, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, T½ = 0.693/K। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पूरा इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया। तो ये तो देखो प्यारे बच्चे, होते कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, इनवर्सली देखिए हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली कांस्टेंट टू रेट कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की पर सेकेंड, क्योंकि रेट कांस्टेंट प्यारे बच्चों इसमें इक्वेशन में कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पर प्यारे बच्चों। ये बहुत ऊंची ऊंची बात आप नोट करते जाइए। इस तरह से इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज। अब आइए गैसियस फेज के लिए वही इक्वेशन कैसे हो जाएगा, बस सेम चीज़ चेंज हो जाएगा, आप देखते जाइए कैसे कैसे है। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर
गैस फेज रिएक्शन, जैसे ए है गैसियस स्टेट में और ये बदल गया बी गैसियस और सी गैसियस में। सपोज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट atm, है ना, एंड आफ्टर द टाइम टी सपोज द प्रेशर ऑफ ए इज पी atm। ठीक है, तो क्या होगा हियर अगर देखा जाए तो ए का ए मोल है, बी का 1 मोल है, ए का 1 मोल है, बी का 1 मोल है, सी का भी 1 मोल है। तो एज हियर 1 मोल ऑफ ए डिकम्पोजेड टू गिव 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी, द प्रेशर ऑफ बी एंड सी विल इंक्रीज बाई पी ईच हिंस, है ना। तो इस तरह से बी और सी का प्रेशर भी बढ़ेगा प्यारे बच्चों। तो देखा जाए ज़रा सा यहाँ पे जो है हम इनिशियल प्रेशर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो ए का इनिशियल प्रेशर पी नॉट atm था, बी का 0, सी का 0, लेकिन कुछ समय बाद टी टाइम बाद आफ्टर टी टाइम बाद तो इसका प्रेशर हो गया, जो प्रोडक्ट बन रहा है बी का पी हो गया, सी का पी हो गया। तो इस पी नॉट में से पी इतना निकल गया, घट गया, तो रिमेनिंग प्रेशर कितना हुआ पी नॉट माइनस पी, है ना। तो टोटल प्रेशर प्यारे बच्चों ले लेते हैं जो मिक्सचर में टी टाइम बाद आफ्टर टी टाइम बाद जो टोटल प्रेशर है पीटी माने टोटल प्रेशर। देखिए पी नॉट माइनस पी प्लस पी तो 2p हो जाएगा, ये 2p में से p चला जाएगा तो पी नॉट प्लस पी atm हो जाएगा। अब इसको हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये p की वैल्यू p इक्वल टू क्या होगा pt माइनस पी नॉट, आप जानते रहिए यही प्रेशर है, p इक्वल टू pt माइनस पी नॉट, है ना। अब देखिए कैसे होता है। अब प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम इज pa, है ना, भाई टाइम t के बाद हम ए का प्रेशर pa मानते हैं, तो pa का प्रेशर कितना हो जाता है दिया है, अब पी नॉट माइनस पी यहाँ पर हमने दिया है, देखिए ये दिया है ना, ये क्या है पी नॉट माइनस पी प्रेशर ऑफ ए है आफ्टर टी टाइम बाद है बेटा। तो अब देखिए टी समय बाद टी टाइम बाद कुछ समय माने हम टी टाइम मान लेते हैं, तो प्रेशर पी ए है इक्वल टू पी नॉट माइनस पी हो गया। तो पी नॉट माइनस पी है ना, तो ये जो पी नहीं है, ये जो पी है बच्चों, ये जो पी है ये पी, अभी पी की वैल्यू आप निकाले थे, है ना, पी की वैल्यू आप निकाले थे, रख दीजिए पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, पी की वैल्यू है ये पूरा इतना जो ब्रैकेट में है ये इस पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू अभी आपने बनाया, देखिए पी की वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया हूँ मैं, पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट, पी को हटा दो पी टी माइनस पी नॉट लिख दो, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो पी नॉट 2 पी नॉट हो जाएगा माइनस पी टी हो जाएगा पी ए, है ना, पी ए हो जाएगा। बस क्या है अब आप जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख लीजिए, क्या 2.303 टी लॉग ए नॉट कंसंट्रेशन अपॉन ए। तो अब ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई पी नॉट, ए की वैल्यू पी ए हो गया प्रेशर के टर्म में, ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में है, ये प्रेशर के टर्म में है, पी नॉट हो जाएगा पी ए हो गया। अब पी ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये है 2 पी नॉट माइनस पी टी, बाकी सब चीज़ वही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन के टर्म में है और ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर के टर्म में है गैसियस के लिए, तो हमने वही रख दिया यहाँ पर जो है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनीशन यहाँ मैं दे रहा हूँ, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी completed, that is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its original value is called half life period of the reaction। प्यारे बच्चों यह वह टाइम है जिस समय में ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपने का आधा हो जाता है, एक ऐसा समय जिस समय पर ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपने का आधा हो जाए, तो वही हाफ लाइफ पीरियड होता है प्यारे बच्चों। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।